जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का फुल ऑब्जेक्टिव, इससे बाहर कुछ भी नहीं। क्लास 10th फिज़िक्स फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन फुल ऑब्जेक्टिव निचोड़ देखने वाले हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे वीडियो से कुछ भी आपको हेल्पफुल मिलता है तो हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए। यानी कि सपोर्ट करने का मतलब ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हाँ, आपको इसी तरह वीडियो मिलते रहेगा, हर एक सब्जेक्ट का मिलते रहेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। अगर आप ये बताइएगा कि हमको सब्जेक्टिव भी चाहिए, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कमेंट करके, तो हम आपके लिए सब्जेक्टिव भी लेके आएंगे, ज़रूर लेके आएंगे। तो आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर 1 से फिज़िक्स का फुल ऑब्जेक्टिव, इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो हमारे स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो आपका उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होती है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रवृत्ति जो है वो आभासी तथा बराबर होता है। आभासी समतल दर्पण में जो है ना, आभासी तथा हमेशा बराबर रहता है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। ये हमेशा याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या है, हम आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब ज़रूर हम समझाएंगे ये चीज़ कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की जो है वो आधी होती है। आप पढ़े अगर होंगे सिलेबस को पूरी तरीके से तो आपको ज़रूर पता होगा गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि प्रकाश का तरंग उदाहरण है। प्रकाश का तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश का तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होती है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा F बराबर R/2। F बराबर R/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब होगा। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? फर्स्ट नंबर में है उल्टा, सीधा उल्टा। तो एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, अगर ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब आप याद रखिएगा उल्टा ही बनेगा, उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, क्या व्यवहार किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मोटर के सामने साइड मिरर में दर्पण लगा होता है। जो मोटर यानी कि गाड़ी वाहन होता है उसके साइड मिरर में, जो बाजू में हम लोग खोलते हैं उसके बाद कोई भी चीज़ देखते हैं, साइड मिरर में दर्पण लगा होता है। तो कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण, और क्यों लगा होता है हम आपको बहुत जल्द ही चैप्टर लेकर आ रहे हैं, उसको समझाएंगे। फिलहाल इसको याद रखें। फिर भी शॉर्ट फॉर्म में हम समझा देते हैं क्यों लगा होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण में जो पीछे वाला ये है उसका बैकग्राउंड है वो पूरी तरीके से दिखाई देता है। एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये जो उत्तल दर्पण है उसमें आप जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उत्तल दर्पण में पीछे जो है आप पूरा देख पाते हैं, मतलब पूरा नेचर जो पीछे है उसको पूरा देख पाते हैं। लेकिन वही समतल दर्पण इसमें आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन उत्तल दर्पण में आप ऐसा देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। अब आ गया क्वेश्चन कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? तो सर्च लाइट का परावर्तक जो सतह होता है, उसका परावर्तक जो सतह होता है वो आपका हो जाएगा अवतल, वो आपका अवतल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहे हैं कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें, ये हम कल भी पढ़ाए थे, लेकिन ये फुल चैप्टर मतलब ये कर रहे हैं, निचोड़ पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव, इससे बाहर कुछ नहीं। इसलिए प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। हमेशा याद रखिएगा इस प्रकाश की किरणें जो है वो सीधी रेखा में ही गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहे हैं कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जैसे किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? हम सब ये क्वेश्चन बहुत देखते हैं, बहुत बार एग्जाम में देखते हैं कि पूछा जाता है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आपका अवतल दर्पण में जो है वो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसको सैलून वगैरह में यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा याद रखिएगा आप कि काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। अब आ गया वही जो आपको समझाया कि सैलून वगैरह में लगा होता है। तो बेसिकली यहाँ आप आँख बंद करके यहाँ आप अवतल दर्पण में टिक लगा दीजिएगा अगर एग्ज़ाम में आया तो। एक अवतल दर्पण के सामने कागज़ के टुकड़े को कहाँ पर रखा जाए कि वह जलने लगे या घटना क्यों होती है, कारण लिखें। तो हम डायरेक्ट कारण लिखेंगे कि फोकस पर रखने से कागज़ जलने लगता है। फोकस पर रखने पर कागज़ जलने लगता है, आप लोग लिख लीजिएगा। प्रकाश की किरणें गमन करती है, ये बार दोबारा आ गया लेकिन फिर भी बता देते हैं, वो सीधी रेखा में गमन करते हैं। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक है और लेके आ रहे हैं हम फिर दूसरा क्वेश्चन आपके कमेंट से, और नॉन हिंदी का भी होगा फुल ऑब्जेक्टिव। और हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर नोट्स की ज़रूरत है तो हमें कृपया कमेंट के माध्यम से बताएं, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।